Good afternoon to all the dear children of class 11th। अभी आपका थोड़ा छुट्टियां हो गई थी, हम अपन सब छुट्टियां 4 डेज़ की मिली थी आपको, तो आपने बहुत आराम भी कर लिया होगा। आपने थोड़ा डिजिटल उससे दूर हो गए होंगे, लेकिन अब अपन फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं और आप डीएससी क्लासेस के साथ फिर से अमीना मैडम के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, तो अपन ने पिछली क्लास में, मैं ज़रा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको, क्योंकि पिछली क्लास से ही मैंने आपको बताया था कि सारा एक से एक लगा रहता है और सारा एक से एक जुड़ा रहेगा। तो क्या मैंने बताया आपको, मतलब पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर आपको ये बात पढ़ी थी अपन ने कि बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम जो था उसके पोस्टुलेट्स पूरे अपन ने पढ़ लिए थे। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम के जो पोस्टुलेट्स थे उनको अपन एक दफ़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम परेशान नहीं होएं, आगे अपनी जर्नी जब बढ़ाएंगे तो हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है और आपको पता है कि उसने ये बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन होता, मतलब जो एक एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होती है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फैशन, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। फिर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होती, ना वो गेन करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इसीलिए ऑर्बिट का नाम दिया गया था स्टेशनरी स्टेट्स। वाई इट इज गिवन द नेम स्टेशनरी स्टेट? बिकॉज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट, इसलिए उसको हमने क्या दिया नाम, स्टेशनरी स्टेट। फिर अपन ने ये रदरफोर्ड का मतलब ड्रॉबैक भी आप देख रहे हैं कि ये कवर हो गया है। उसके बाद अपन ने क्या करा, उसके बाद हमने बोला था बोहर के पोस्टुलेट में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया था, याद होगा, डेल्टा ई का, यानी चेंज इन एनर्जी विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये मैक्स ब्लैंक ने भी दिया हुआ था पहले। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड में पढ़ रहे थे हम, कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। उसके मैंने एक आखिरी मतलब एक न्यूमेरिकल भी दिया था, mvr, जो कि एंगुलर मोमेंटम है जिसमें रेडियस ऐड करेंगे, इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जिसमें मैंने बताया था कि n एक इंटीग्रल वैल्यू है, 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जिससे प्रूव हो रहा था कि बोहर भी अपने टाइम में समझ गया था कि वेव नेचर है, बट वो उसको डिटेल में और प्रूव नहीं कर पाया था। तो ये पुरानी क्लास के बारे में है, पूरा स्पेक्ट्रम खत्म हो गया था। आपको मैंने रेडबर्ड्स के इक्वेशन दिए थे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने कर लिया है। आज का जो लेक्चर है स्पेशली उसमें हम 3 या 4 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम मतलब ऑर्बिट का रेडियस पढ़ेंगे, एक हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट पढ़ेंगे, और एक वेलोसिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे। इतनी तारीफें करी, ये सब बोहर के ही मतलब पोस्टुलेट्स के बाद बोहर ने ये सब काम भी करा था, उसने रेडियस निकाला, उसने एनर्जी निकाली, उसने वेलोसिटी निकाली, लेकिन उस सब के बाद हम एंड में वही काम जो करते हैं हमेशा, कि बोहर का लिमिटेशन बोलने लगेंगे, बोहर मॉडल के लिमिटेशन हम पढ़ाने लगेंगे। तो ये आज आपका स्टार्ट होएगा। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो हेडिंग है वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रेडियाई एंड एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। मतलब स्टेशनरी स्टेट जहाँ भी मैं कहूँ यानी ऑर्बिट, बिकॉज ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है तो उसको अपन कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो अपन यहाँ स्टेशनरी स्टेट यानी ऑर्बिट की एनर्जी भी पढ़ना है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट का बेटा, हम ऑर्बिट की एनर्जी भी पढ़ेंगे और रेडियाई भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है आज की क्लास का, वो आप देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है रेडियाई। आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे, धीरे धीरे मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप लिखते जाएंगे। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, ये आपका साइड हेडिंग डलेगी आपकी कॉपी में आज की डेट के साथ। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट जो होता है उसका रेडियस यानी ऑर्बिट का रेडियस। देखो मैंने क्या लिखा है, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज गिवन, लिखते जाओ, इट इज गिवन
by the expression, it is given by the expression, ये एक्सप्रेशन को आप भी बॉक्स में भरना, अभी सब समझ में आ जाएगा। आर एन इक्वल टू ए डॉट इंटू एन स्क्वायर, पूरा बॉक्स में भर लो। आर एन इक्वल टू ए डॉट इंटू एन स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले के बाद एक लाइन लिखो, मैं लिखो आर एन इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन यानी एनी ऑर्बिट। अब इसमें अपन एक स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि 1 2 3 है, एनी ऑर्बिट हो सकता है। तो आर एन का लिखेंगे आप रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एन सब जानते हैं ऑर्बिट या शेल है, और ए नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पिकोमीटर में निकाली गई है 52.9। तो पिकोमीटर में ए नॉट की वैल्यू याद कर लो, अभी मैं नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी दे दूंगी। बस जैसे अपन ने रिडबर्ग कांस्टेंट याद किया था, अपन ने मैक्स प्लैंक कांस्टेंट याद किया है, इस तरह से अपन एक रेडियस और जो ऑर्बिट का रिलेशन है उसका जो कांस्टेंट है उसका नाम है ए नॉट, और उसका वैल्यू कितनी है बेटा 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, कॉमा इट इज द रेडियस of the first stationary state, it is the radius of first stationary state। ये काय का रेडियस है, ये रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी से, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट यानी फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ये। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 होगा, तो r इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, यानी r इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा। और ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है जिसको बोहर ने निकाला था, इसलिए उसका नाम दिया गया है बोहर रेडियस। सो आपने क्या समझा यहाँ पर, जो मैंने समझाया आपको उससे आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है जो रेडियस का फॉर्मूला है और रेडियस और ऑर्बिट को रिलेट कर रहा है। फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, वेयर आर एन इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एन इज द शेल and a naught is a constant which is given the value 52.9 picometer, which is the radius of the first orbit, it is the radius of the first stationary state, उसका नाम क्या दिया गया है बोहर रेडियस। सो ये मैं बात समझ आ गई। अगर कोई भी आपसे पूछेगा फर्स्ट शेल का रेडियस क्या है हाइड्रोजन एटम का पिकोमीटर में, तो आप क्या कहोगे 52.9 पिकोमीटर। और आप बेटा समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब समझ में आएगा, और अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। और जो बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं बीच बीच में, वो उनको समझ में कैसे आ सकता है। यूट्यूब पे आपको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इतना डेप्थ और डिटेल में, आप क्लासेस मिस करते हो, आप प्रीमियर में दिखते ही नहीं हो मुझे, तो फिर ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है ना। तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह, इससे अच्छा आपको केमिस्ट्री में नहीं मान सकती है कोई भी मतलब सब्जेक्ट जो डीएससी में चल रहा है उसे डेप्थ में कोई पढ़ाए, बट आप खुद जब तक नहीं पढ़ोगे आपको फायदा नहीं होने वाला। तो अब क्या लिखा है यहाँ, द अबव फॉर्मूला इज फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला है। ओके, आया समझ यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ यहाँ पर, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर ए नॉट की वैल्यू अपन ने पिकोमीटर में 52.9 देखी है, अगर ए नॉट की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में भी लेना है, एंगस्ट्रॉम, तो वैल्यू आ रही है 0.529। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। तो फर्क कितना आ रहा है पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम बड़ा है पिकोमीटर से 2 नंबर में, 10 और 12 में 2, तो इसलिए ये जो आपका डिजिट है जब बड़ा नंबर आता है तो डिजिट पीछे हटता है, तो इसलिए 2 हटने के बाद ये आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आपको अगर समझे हुए हो तो आप खाली ये वैल्यू याद कर लो और अपने आप मतलब डेसिमल को इधर उधर करते रहेंगे। तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है 0.529। अगर नैनोमीटर कर रहा है तो मैंने नैनोमीटर का भी दे दिया है आपको, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। तो अगर पिकोमीटर और नैनोमीटर में आप देख रहे हो तो 3 मतलब डिजिट का फर्क है, लेकिन नैनोमीटर जब कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि -9 -12 से बड़ा है, तो इसलिए आपका जो डिजिट है वो किधर जा रहा है, वो आपका मतलब कितना फर्क आ गया, अब 3 डिजिट हटेगा तो 0.0529 नैनोमीटर। ये या तो याद कर सकते हैं या समझ गए हैं तो खुद अपने आप कर लेंगे। तो अगेन आई रिपीट, ए नॉट का पिकोमीटर में 52.9, एंगस्ट्रॉम में 0.529,
नैनोमीटर में 0.0529. सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ ए नॉट एंड दिस इज द रिलेशन विच इज गिवन, ये वाला Rn इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर. दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम. आई होप इट इज क्लियर और बहुत अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया है और आपने लिख भी लिया है, तो इसलिए आप लोग साथ साथ दिख रहा है. मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आप हर पॉइंट लिख लें. और मैं ये प्लेटफॉर्म इसलिए और यूज़ कर रही हूँ, अभी कभी कभी मैं बीच में यूज़ करती हूँ ताकि ज़्यादा हो जाता है. इसमें अपन को मिटाना नहीं पड़ता है, इसमें अपन को वैसा के वैसे ही रहना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अपन ने ये वाला प्लेटफॉर्म लिया है. अब आप देखेंगे न्यू लाइन से यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मीन्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट. ये जो रेडियस है हमारा, ये रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट जहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यानी कितना 52.9 पिकोमीटर. अगर आपसे कोई कहे कि पिकोमीटर में हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप 52.9 कहोगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 आएगा. और आप देख रहे हो मैं इतने धीरे पढ़ा रही हूँ तो यकीनन मैं मान के चल रही हूँ कि आपने एक एक वर्ड जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपकी कॉपी में लिखा होगा. नॉर्मली, ये देखो कितना अच्छी लाइन है, नॉर्मली यहाँ से लिखते जाओ, नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन फर्स्ट ऑर्बिट. मतलब देखो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादातर वो चाहेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहे, फर्स्ट शेल में रहता है एक इलेक्ट्रॉन, अपने फर्स्ट शेल में बैठा रहेगा. अब एनर्जी देंगे या कुछ करेंगे तो ऊपर नीचे आएगा, वरना नॉर्मली वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा. यानी रेडियस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेडियस है वो 52.9 पिकोमीटर होगा, जो कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है. सो आई होप इट इज़ क्लियर और आपने यहाँ तक पूरा लिख लिया होगा एक एक वर्ड. और उसके बाद भी अगर कोई स्लो लर्नर है, स्लो राइटिंग है किसी की, तो आप वीडियो को रिविजिट करके लिखा करो ना. आप इतने परेशान क्यों होते हो? मतलब नोट्स आपके, ये इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले. तो यही आपके नोट्स हैं और यही आपकी कॉपी में आपको पढ़ना है इनसे. अब आप देखिए मैंने क्या लिखा है इसके बाद, आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन लाइन से एक स्टार लगा हुआ है. इस स्टार में आप लिखिए मेरे साथ, एज n इंक्रीजेज, यानी जैसी ऑर्बिट बढ़ेगी, मतलब फर्स्ट के बदले सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एज n इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेज एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो अगेन आई विल रिपीट, एज n इंक्रीजेज, जैसे ही शेल बढ़ेगी, मतलब फर्स्ट के बदले सेकंड हो गया, सेकंड के बदले थर्ड हो गया, जैसी शेल बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी. आर की वैल्यू बढ़ने का मतलब जैसे रेडियस बढ़ेगा, यकीनन अगर शेल बढ़ेगी तो क्या होगा, शेल बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स रेडियस भी हमारा बढ़ेगा. तो जैसी शेल बढ़ेगी एन बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा. जितना n बढ़ेगा, जितना वैल्यू n की बढ़ेगी उतना ही r बढ़ेगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा. ये बात खुद समझ में आ रही है, वैसे भी मैथमेटिकल भी समझ में आ रही है. देखो r, ये आपका फॉर्मूला है, r एंड n जो है आपका, ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, r और n जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको. ये देखें आप, r और n, ये आपका दिस इज r and n are directly proportional to each other. तो इससे हमें साफ समझ में आ गया है कि हमारा रेडियस और n जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके चिल्ड्रन, नाउ तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन एटम का. अब अगर मुझे इसी फॉर्मूले को लिखना है, हाइड्रोजन के अलावा मुझे इसी फॉर्मूले को लिखना है फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स. पहले भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स वो होते हैं जैसे कि He पॉजिटिव है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, He पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, Li+2 है उसमें भी 3 एटॉमिक नंबर है बट उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो एनी स्पीशीज विच इज हाइड्रोजन लाइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पर ले भी सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास He पॉजिटिव है या Li+2 है, ऐसा कोई भी है अपने पास जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अपन लिख सकते हैं. तो रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन एज फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स. अब ये देखो फॉर्मूला बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, R0, यहाँ भी देखो क्या था, A0 × n², सिर्फ हमें डिवाइड करना है Z से. ये फॉर्मूला लिखेंगे आप,
और उसको पूरा बॉक्स के अंदर भर देंगे। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन एज Rn इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z। समझ गए बेटा? तो फॉर्मूला यही याद कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन का z क्या है आपको पता है, z क्या है, z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज z? z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए उसका फॉर्मूला आता है a0 इंटू एन स्क्वायर। और किसी भी और पार्टिकल का अगर लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे उस फॉर्मूले को काय से, बाय z। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी पार्टिकल। और ये हाइड्रोजन के लिए भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का z1 लगा देंगे अपन। समझ गए? तो ये अपन ने एक चीज कवर करी है, अभी पहला पार्ट कवर करा, क्या लिखा है वो, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब इसके ऊपर देखो मैं आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा कैसे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेटा आएगा या आप सब मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस, हरी अप स्टार्ट राइटिंग, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव इन नैनोमीटर दे दिया, या जैसे कभी कभी जनरल दे देगा तो किसी भी यूनिट में आपकी मर्जी से कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिकली दे देगा आपको। तो मैंने आपको नैनोमीटर में, पिकोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव इन नैनोमीटर। ठीक है, सबसे पहला काम है कॉपी में ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, ऊपर वाला वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि यहीं लिखा था, लेकिन आप अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज यू नो माय डियर चिल्ड्रन दैट फॉर्मूला कैरी मार्क्स। तो Rn इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z। अगेन Rn इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले के बाद हमने देखा a0 की वैल्यू नैनोमीटर में मैडम ने दी थी अभी 0.0529, ये लिखी हुई है आपके सामने वैल्यू, ये देखें आप नैनोमीटर में वैल्यू ये वाली 0.0529। तो मैंने a0 की वैल्यू 0.0529 लगाई, एन स्क्वायर क्योंकि उसमें फर्स्ट ऑर्बिट दी हुई है मुझे 1 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो डिवाइडेड बाय 2। और ये आपका बढ़िया आंसर आ गया काय में बेटा, नैनोमीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। वो क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूलाज पूरे अच्छी तरह बाय हार्ट याद है। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू इज क्लियर टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, दैट इज रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। लेट अस रिवाइज इन 1 मिनट। Rn इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर बाई z, ये फॉर्मूला याद कर लो, वेयर a0 इज द कॉन्स्टेंट, its value in picometer is 52.9, in angstrom 0.529 angstrom, in nanometer 0.0529. This is the value of it, and then the n is the orbit number and z is the atomic number. For hydrogen z is always 1 and it is applicable for hydrogen like species जहाँ पर z की value change होती जाएगी. So I hope it is clear my dear children all this. लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अब रेडियस के बाद हम क्या लेने वाले हैं, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग डलेगी आपकी कॉपी में, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स। तो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट साइड हेडिंग, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स। अब इसमें आप लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ लिखते जाएंगे ये हेडिंग के बाद, स्टेशनरी स्टेट यानी ऑर्बिट, उसकी एनर्जी। राइट फ्रॉम न्यू लाइन, एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन बाय। याद रखना ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी नहीं दिया है, लेकिन मैंने दिया है जानबूझ के। आप नहीं याद करना तो नहीं करो, बट आपको कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला एक्चुअल ये था। ऐसी रेडियस का भी था, वो नहीं दिया मैंने, एनर्जी का दे दिया। तो En, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ En? एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, n स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट। तो व्हेनेवर वी से En मतलब एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये लिखो आप और इसको बॉक्स में भर लो पहले। तो En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e⁴ z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से समझिए, पाई जो है हम जानते हैं 22/7 है, सब लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है।
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं, अपन सब ने सबसे पहले दिन ही आके मैंने आपको कुछ वैल्यूज याद करवाई थी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना याद करवाया था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ई हमारा जो है बेटा वो क्या है, ई जो है वो हमारी चार्ज है, वो भी हमने इलेक्ट्रॉन की याद करी थी अपन सब ने मिलके, वो थी 1.602 इंटू 10⁻19 ऑफ कूलम। Z एटॉमिक नंबर है, H हम सब जानते हैं ब्लैंक कांस्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ इन सब चीज़ों से इतना कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, पाई 22/7, मास, चार्ज एंड H आर कांस्टेंट, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। सब्सटीट्यूटिंग देयर वैल्यूज पाई एम ई सबकी वैल्यूज जब लगा देंगे हम, तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो नंबर हमें याद करना है। जैसे वहाँ पर 52.9 पिकोमीटर, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.0529 नैनोमीटर, ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि आपने एनर्जी जब पढ़ाया था मैंने रेडबर्ग इक्वेशन, वो ये रेडबर्ग इक्वेशन ही है, देखा जाए तो ये रेडबर्ग इक्वेशन ही पढ़ लो आप। तो ये जो पाई एम ई और एच को जब सबको सब्सटीट्यूट करा तो वैल्यू क्या आ रही है, 2.18 इंटू 10⁻−18। तो व्हाट इज द वैल्यू, अगेन रिमेंबर 2.18 इंटू 10⁻−18। ये तो z है, ये तो बदल जाएगा ना, कोई भी स्पीशी आएगी हाइड्रोजन लाइक तो ये बदल जाएगा, और n भी बदलता रहता है क्योंकि और इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, कभी फर्स्ट में है कभी सेकंड में है, तो z² / n² वेरिएबल है, इसलिए वो फॉर्मूले में रहेंगे। बाकी सारे कांस्टेंट पाई m और e को मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा h से ना, तो ये नंबर आया 2.18 इंटू 10⁻−18। और माइनस तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको पता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। तो ये पूरा आप लिख लें और आप ध्यान में रखें, ये वही वैल्यू है जो मैंने तुम्हें बताई थी। एनर्जी कैन बी मतलब रेडबर्ग इक्वेशन कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, जहां पर वैल्यू थी 109677। एनर्जी के टाइम ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट का एनर्जी के टर्म में 2.18 इंटू 10⁻−18 है, जब यूनिट जूल पर एटम में आएगी। ये वाला वैल्यू कभी अभी लिखा है नीचे मैंने, जब जूल पर एटम में आएगा, जब ये वाली वैल्यू होगी, और अगर किसी और यूनिट में होगी तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जैसे कि a0 की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में चेंज हुई है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा यहाँ तक यकीनन ये सब चीज़ें, कि एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दिस। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता ही है। ये सब वैल्यूज आर कांस्टेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रटने का है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है जनरल। हाइड्रोजन के टाइम Z1 हो जाता है, और अगर N भी 1 है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और हाइड्रोजन का Z तो 1 ही होता है, तो ये En कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻−18। अब मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने ये जो 2.18 इंटू 10⁻−18 है, इसको RH लिखा है, क्योंकि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है हाइड्रोजन का, रेडबर्ग कांस्टेंट ये लिखा है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये वाला फॉर्मूला और वो वाला सेम है, याद करो उसमें क्या लिखा था अपने, 2.18 इंटू 10⁻−18। Z² अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ नहीं, ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर अपन ने एक ही n अभी लिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए मैंने ये लिया है। और अगर चेंज हो रही है उसकी एनर्जी तो 1/n1² माइनस 1/n2², जो अपन ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो आप इसको 2.18 इंटू 10⁻−18 के बदले RH लिख सकते हैं। Z हाइड्रोजन के लिए 1 है /n², और n क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और RH का नाम क्या है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ तक जल्दी से लिख लें, अगर कुछ छूटा हुआ है तो कंप्लीट कर लें जल्दी से अपनी कॉपी में। मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको कंप्लीट करने के लिए, जल्दी से कर लें। एंड आज की तो हर क्लास ही, ऐसा नहीं कि हर दिन मैं कहूँ, हर दिन की क्लास बेटा ऐसी डायमंड और प्लेटिनम वाली क्लास है कि आप सोच ही नहीं सकते। जो बच्चा सही में मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना और पढ़ रहा है पूरा, उसे पता चल रहा है कि क्लासेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्लास मिस नहीं करो, और कभी बाय द वे मिस भी हो जाए तो फ़ौरन वीडियो को रिविजिट करो, 1 दफ़ा करो 2 दफ़ा करो, एक चांस फ़ायदा है कि आप समझ ही जाओगे पक्का। ठीक है, लिख लिया। अब आप देखो RH मैंने लिखा है 2.18 इंटू 10⁻−18। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर लिख रहे हैं तो जब भी Z1 है, और अगर उसका ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है अगर उसका, तो Z और N 1 1 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 2.18 इंटू 10⁻−18, माइनस तो रहता है कि यहाँ ये माइनस तो लगेगा, इंटू Z के बदले 1², N के बदले 1²,
तो आंसर आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आई बात समझ? ये मतलब इस चीज का आंसर आ जाएगा। ये कौन सी एनर्जी है? जैसे बोहर रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन का? 52.9 पिकोमीटर। क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में माना, जब भी अपन ने कहा था n²/z, n 1 है और z 1 है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है ना बेटा, वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट होती है और उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे अपन लोग किसी मल्टी में जो सबसे नीचे वाला फ्लैट होता है उसे अपन ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, ग्राउंड फ्लैट या ग्राउंड फ्लोर। ऐसे ही जो हाइड्रोजन या किसी भी एटम को जो फर्स्ट शेल है उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये देखो क्या लिखा है अपन ने इसके बाद, ये आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। अब आप लिखेंगे आगे RH equal to 2.18 into 10⁻⁻18 for hydrogen atom Z equal to 1. If N equal to 1, then the value of energy is 2.18 into 10⁻⁻18 joule. लिख लिया ये। This is the energy of lowest state which is known as ground state. ये कौन सी एनर्जी है? ये लोवेस्ट स्टेट की एनर्जी है और इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी जो कि लोवेस्ट स्टेट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो अगर कोई भी पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी बताओ तो क्या कहोगे? वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आई होप इट इज क्लियर माई डियर चिल्ड्रन। ओके, तो देखो इसके बाद मैंने क्या लिखा है आपको, ये दिख रहा है आपको साफ। मीन्स E1 यानी एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल और द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब कोई बंदा आए और वो कहे कि नहीं मुझे फर्स्ट शेल की एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए सेकेंड शेल की। तो सेकेंड शेल का मतलब बेटा क्या है? n इक्वल टू क्या होगा सेकेंड शेल में बच्चे? n इक्वल टू 2। तो अगर n इक्वल टू 2 है तो E2 की मतलब E2 हो गया सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला तो यही लग रहा है, ये वाला, ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z तो बन ही रहेगा हाइड्रोजन का, लेकिन ये ऑर्बिट का नंबर 2 का पावर 2 यानी 4। तो आंसर हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/4 यानी ये आंसर आ जाएगा। समझ आई आपको? तो आप देख रहे हैं ध्यान से, तो वैल्यू आपकी कम हो गई, 2 से 0.5 हो गई, है ना। तो जितना आपने क्या ऑब्जर्व किया, वैसे भी इस फॉर्मूले से क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितना ऑर्बिट शेल का नंबर बढ़ेगा उतनी एनर्जी घटेगी और जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, वैसे नेगेटिव साइन है अगर तो घटेगी, अपन लिखते हैं, अभी देख रहे हैं एक सेकंड। अब ये हो गया। अब मैंने आपको एक चीज और यहाँ पर दी है, RH की वैल्यू, जैसे वहां पर मैंने रेडियस की वैल्यूज अलग अलग उसमें दी थी, ऐसे ही अपन RH की वैल्यूज अलग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर जो तुमने मतलब वैल्यू याद करी हुई है, क्या है वो? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये जूल पर एटम में वैल्यू है जो आपने याद करी हुई है पहले से, जब अपने रेडबर्ग इक्वेशन पढ़ा था, जब से आपको ये वैल्यू याद है। तो वो वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अगर मैं EV यानी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यूनिट ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, है ना, अगर मैं यूनिट ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो कितनी यूनिट आ रही है? 13.6। और अगर मैं ले रही हूँ किलो जूल पर मोल में तो वैल्यू आ रही है 1312। बट एनसीईआरटी ने सिर्फ ये वाली वैल्यू याद करवाई है। अगर आपको नहीं करना सब इधर, तो जैसे अपन इस एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अपन पूरा टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना दोनों तो आप कम से कम पहली वाली जरूर याद करेंगे, क्योंकि पहला वाला तो एनसीईआरटी उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बट लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो छोटा सा वैल्यू याद करने में कोई हमारा कुछ खराब नहीं है, मतलब कुछ जा नहीं रहा हमारा। अब आप देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, बड़ी अच्छी चीज मैंने एक लिखी हुई है। ये जो अबव फॉर्मूला है रेडियस और एनर्जी का, ये जो अबव फॉर्मूला यानी कौन सा अबव फॉर्मूला? आपका ये वाला है, ये अबव फॉर्मूला है आपका। रेडियस का भी आपका अबव फॉर्मूला क्या है? ये आपका अबव फॉर्मूला है। तो अबव फॉर्मूला जो लिखे हैं अपन ने रेडियस और एनर्जी के, दीज आर अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं, मतलब उन स्पीशीज के लिए अप्लीकेबल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमेशा याद रखेंगे ये जो फॉर्मूलाज हैं कौन से,
देखिए याद करिए, R इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये दिख रहा है R इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, या E इक्वल टू क्या लिखा है अपन ने 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल वाली इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दीज फॉर्मूलाज आर अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि He पॉजिटिव, Be+3 और Li+2। तो ये आप लिख लें, अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो आपको फिर मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप ये ज़रूर लिख लें कि वैल्यूज ऑफ RH भी आपने लिख लिया होगा, और ये ज़रूर लिख लें कि ये फॉर्मूला जो है रेडियस का और साथ में एनर्जी का, ये फॉर्मूलाज अप्लीकेबल हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे या हाइड्रोजन पे, यानी उन पे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। So I hope that my dear children understood till here each and everything which I am teaching, because I am teaching very much detail and बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर रहें। समझ गए बेटा? यहाँ तक बढ़िया समझ गए सब लोग? चलिए अब अपन इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं एनर्जी का। सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे। राइट, ऑल ऑफ यू राइट टुगेदर। कैलकुलेट, लिखते जाओ, calculate the energy associated, calculate the energy associated with the first orbit of He positive, calculate the energy associated with the first orbit of He positive in joule per atom। काय में एनर्जी चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट की काय में एनर्जी चाहिए? जूल्स पर एटम में एनर्जी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की, काय की? He पॉजिटिव की। कोई टेंशन नहीं, He पॉजिटिव बच्चे ने देखा, यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी काय की चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट की। तो फटाफट हमने एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया, ये आपके सामने है यहाँ पर, और मैंने वहाँ भी लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला कैरी मार्क्स। तो सबसे पहले बच्चे ने लगाया फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ है इसलिए आपने E1 लिखा है यहाँ पर। देखिए E1 आ गया, माइनस लगता है एनर्जी रिलीज का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो एक साइन है। 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लग गया। बहुत आसान। फर्स्ट ऑर्बिट में n तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हम जानते हैं, और 2 के अंदर यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप डायरेक्ट उनमें एप्लीकेशन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आप एक बात और बोलूँ बेटा, आप इतना टेंशन नहीं लोगे। स्कूल में हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारा यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, आन तो जो आ रहा है, आप कोई नया बैच नहीं, फर्स्ट बैच नहीं जो ये हो रहा है, हर बैच में ऐसा होता है बेटा। स्कूल में एग्जाम आते हैं, कभी कभी स्कूल के कोर्स अलग होता है, यहाँ का कोर्स अलग होता है। हमें 99% कॉन्सेंट्रेशन इन क्लासेस पे करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर अपन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। अभी चाहूँ मैं तो, कुछ बच्चे मुझे बताते हैं स्कूल में 4 चैप्टर हो गए, तो मैं तो 6 कर दूँ चैप्टर। अगर मैं वैसे ही पढ़ाऊँ तो फिर आप मेरे पास क्यों आओगे? क्यों आप DSC क्लासेज आ रहा हूँ? इसीलिए आ रहा हूँ ना कि यहाँ पर आपको डेप्थ में पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर आपको अप टू अपना लेवल पूरा मेंटेन करके पढ़ाई हो रही है, इसलिए आप यहाँ आ रहा हो। करेक्ट? सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ आफ्टर दिस आप ध्यान रखें कि अब इसके बाद मैं कंक्लूजन दे रही हूँ। जो मैंने एनर्जी और रेडियस पढ़ाया है उसका एक कंक्लूजन बहुत बढ़िया दिया है मैंने, आप लिख लें, फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे। सो इट इज कंक्लूडेड दैट, लिखते जाएं, सो इट इज कंक्लूडेड दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव। अगेन, सो इट इज कंक्लूडेड दैट value of energy becomes more negative, देखो, and that of radius becomes smaller, and that of radius becomes smaller with increase of z, with increase of z। अब यहाँ आ जाओ वापस, अपन आएंगे यहाँ, देखेंगे फॉर्मूला। कह रहा है कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है अगर z बढ़ेगा। यहाँ गौर से देखना आप, अगर z बढ़ा रहे हैं अपन, z की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, अगर आपने
एटॉमिक नंबर को बढ़ा दिया। ये एटॉमिक नंबर कहाँ पर है आपका, ये Z। अगर आप Z बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर आप Z बढ़ा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी की वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव। समझ गए? तो ये बात समझ में आई। मतलब Z बढ़ाने का मतलब क्या है, तो समझो Z यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा वित्तीय एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव, मतलब एनर्जी और ज़्यादा रिलीज होएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा न्यूक्लियस का। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जितना Z बड़ा होएगा, देखो यहाँ क्या लिखा है आपने, इट इज कंक्लूडेड दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज ऑफ Z एंड रेडियस बिकम स्मॉलर। अब रेडियस का फॉर्मूला देखो आप, ये रेडियस का फॉर्मूला शुरू में आपने पढ़ा था। ये रेडियस और Z आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो जितना आप Z बढ़ाओगे उतना ही रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि जितना आप Z बढ़ाओगे यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगी तो साइज श्रिंक हो जाता है। समझ आई? तो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आती हैं तो बच्चा घबरा जाता है, लेकिन डीएससी क्लासेस का बच्चा कभी नहीं घबराता क्योंकि वो डेप्थ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ता है। So it is concluded that value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of Z, means the electron will be tightly bound to the nucleus। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन उसको जकड़ी हुई है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये अपना हो गया। आई होप कि आपने 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं जो आज पढ़ाने के थे। एक कॉन्सेप्ट था रेडियस का और एक कॉन्सेप्ट था एनर्जी का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए और बहुत अच्छी तरह हुए हैं। उनके अपन ने छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन भी कर लिए ताकि हमारा बच्चा अप्लाई करना भी सीखेगा, अप्लाई कैसा किया जा रहा है। अब आपके पास आ रहा है थर्ड हेडिंग जो आपको मतलब इस दफ़ा इसी वाले लेक्चर में अपन को पढ़ना थी। वो था, क्या हेडिंग डाले मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ velocity of electron moving in the orbit। So please all of you write down the heading, third side heading, calculation of velocity of electron moving in the orbit। अब एक बात पहले से बता दूं, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी ने बिटवीन द लाइंस ना वेलोसिटी के बारे में बताया है। फॉर्मूला क्यों नहीं दिया आई डोंट नो, तो मैंने इसलिए आपको, ताकि आप परेशान नहीं हो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, तो मैंने फॉर्मूला भी आपको दिया है। अब आप फॉर्मूला मेरे साथ लिखेंगे, अभी मैं समझा रही हूँ फॉर्मूला। वी एन इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन। बिल्कुल एनर्जी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, एनर्जी में भी यही था, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन वहाँ स्क्वायर थे और यहाँ स्क्वायर नहीं, ऐसे याद कर लो। वहाँ स्क्वायर थे और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, वहाँ पर स्क्वायर था, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर आपका स्क्वायर है, देखिए जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, जेड बाई एन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी एन इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन, ऐसे याद कर लो। व्हाट इज वी एन, वी एन क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट, एन यानी एनी ऑर्बिट, तो वी एन हमारा है वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट, और वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी थोड़ी याद कर लेंगे अपन, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी नॉट क्या है, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और मैंने पहले ही बता दिया ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। अगर आपको नहीं करना है, जो बच्चे को अभी खाली स्कूल लेवल का पढ़ना है तो वो नहीं करेगा याद, बट जिसको कॉम्पिटिटिव और आईआईटी और नीट सबका देखना है तो उसे देखना पड़ेगा ये। तो ये वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट है वी एन, जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज ऑर्बिट एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। द वैल्यू इज गिवन टू यू हियर। अब इसके नीचे क्या कंक्लूजन निकला है, ये सब लाइनें एनसीईआरटी ने समझाएंगे, तो जब बगैर फॉर्मूले की ये लाइन समझाना मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्यों नहीं दिया, स्टिल आई डोंट लाइक अंडरस्टैंड व्हाई। नाउ द मैग्नीट्यूड लिखते जाओ ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अभी तो फॉर्मूला से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यानी एटॉमिक नंबर, जितना ये बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो n होता है शेल नंबर, जितना वो बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये लाइन लिख लेंगे आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus. Again I'll repeat, the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus and decreases with increase of principal quantum number bracket में shell. What is principal quantum number? It is the shell. So again I'll repeat the line. The magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus and decreases with increase of principal quantum number. So I hope कि मेरे प्यारे बच्चे सारा समझ गए हैं, जो मैंने समझाया है उनको 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। रेडियस R naught equal to R, n equal to A naught into n square by z, energy 2.18 into 10 to power minus 18 minus में into z square by n square, Vn equal to V naught into z by n। अब इतना सब काम करा बेचारे बोहर ने, कब से लगा हुआ है बोहर, अपन को 4 क्लासेस हो गई हैं समझो, स्पेक्ट्रम से लेके बोहर के बारे में बातें चल रही हैं। अब हम ये सब करने के बाद कह रहे हैं कि बोहर के लिमिटेशन बताने बैठ गए। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा limitations of बोहर मॉडल, limitations of बोहर मॉडल। अब क्या है ये limitations, देखो साथ लिखते जाओ और मैं समझाती जाऊंगी। फर्स्ट लिखोगे आप, it fails to account for the finer details of hydrogen atom spectrum। देखो पहले ये लाइन, it fails to account for the finer details of hydrogen atom spectrum। क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब वो फेल हो गया क्या बताने में कि हाइड्रोजन एटम, जैसे ये आ रहा है ना स्पेक्ट्रम, ये लाइन आ रही है जैसे ऐसे करके ये लाइन आ रही है, ये लाइन देखा गया कि बारीक बारीक और ये ऐसे ऐसे फाइनर लाइंस में और स्प्लिट हो रही है। मतलब जो भी स्पेक्ट्रम, जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। जब वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू बोहर के पास ऐसी सी लाइंस आ रही है ना, अपन ने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस, बट देखा गया और जब डिटेल में पढ़ा तो देखा गया ये लाइन स्प्लिट हो रही है, ऐसे 2-2 में हो रही है, कहीं पर 3-3 में ऐसे हो रही हैं, 4-4 में हो रही हैं। तो ये चीज़ बोहर नहीं समझा पाया। ये आगे जाके इसके बाद वाला जो लेटेस्ट मॉडल है, आखिरी मॉडल जो अभी तक है, उसने समझाया था, तो ये वहाँ पर बताया जाएगा कि ये क्या वजह थी उसकी, ठीक है। तो इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। सेकंड जो इसका मतलब लिमिटेशन है वो ये है कि बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बोला, उसने मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ा और किसी का नहीं पढ़ा। तो मतलब बोहर ने ये कहा था कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका ही स्पेक्ट्रम इतना कॉम्प्लेक्स है, तो बाकियों का वो नहीं पढ़ पाया। तो सेकंड फेलियर का लिखेंगे लिमिटेशन का, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। आई होप कि आपने ये लाइन भी लिख ली होगी। तो आपने 2 लिमिटेशन अभी तक लिख लिए हैं, 1 और 2। अब आ जाइए आप थर्ड लिमिटेशन में। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड हमारा हो गया, अब थर्ड लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आप ऐसे स्टार लगा लेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है। फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप लिखेंगे इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन, लिखते जाए मेरे साथ, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन, क्या मतलब नहीं समझा पाया, द स्प्लिटिंग of spectral lines in the presence of magnetic field. This effect is given by the name Zeeman effect. Very very important. It is unable, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ मैं। It is unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, in bracket you please write down
ज़ीमैन इफेक्ट, ZEEMANN इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट। क्या मतलब? जैसे अगर हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगी है, सपोज ये मेरे पास एक पोल है, साउथ पोल और एन पोल। यहाँ से जब लाइन आ रही है तो देखा गया कि वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर बारीक बारीक लाइन में स्प्लिट हो रही है। ये बात वो समझा नहीं पाया, मतलब उस नॉर्मली लाइन को स्प्लिटिंग समझा ही नहीं पा रहा है ना। ये तो आगे वाले मॉडल ही बताएगा। तो अगर ज़ीमैन इफेक्ट कोई पूछे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है ज़ीमैन इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू फाइन लाइंस, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू फाइन लाइंस भी अपन लिख सकते हैं। एक लाइन ऐड कर दो, इनटू फाइन लाइंस, ये भी अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज वो समझा नहीं पाया। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो बिल्कुल इसी जैसा है, सेम का सेम है। वो नहीं समझा पाया स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो फोर्थ लिखेंगे, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ब्रैकेट में लिखोगे स्टार इफेक्ट, STARK, स्टार इफेक्ट। तो अगेन यू कंटिन्यू, इट इज अनएबल, पूरा वही कोई लिखना है, टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ब्रैकेट में स्टार इफेक्ट। नाउ आखिरी जो लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट लिख लो, चाहो तो ये 4 ही याद कर लो। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ तक अपना क्लास आज खत्म होएगा। ये अपना लास्ट टॉपिक था आज की क्लास का, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा बच्चा जो है पूरे टॉपिक जो उसने कवर करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। अगर आप ये क्लास पूरी पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगी आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर। और ये हमारा, हम अभी बहुत सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि बोहर मॉडल हमने बहुत अच्छी तरह ख़त्म कर लिया है। तो इसी कोड के साथ मैं ये क्लास ख़त्म कर रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, to thank DSE classes, to share your knowledge with many more, and goodbye. Bye bye.